Good afternoon, students. So this is your video explaining about genetics because you know that genetics is important chapter for board point of view. So हम इसको एक quick revision कर रहे हैं कुछ topics का. तो this is the notes molecular basis of inheritance के start कैसे हो रहा है कि molecule जो आपकी inheritance का basis है इसने वो nucleic acid है, वो DNA है. ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बट कम से कुछ वायरस वाले पार्टिकल्स में आरएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह होता है. वो डीएनए की आरएनए जो होता है वो डीएनए की बस हेल्पर की तरह, सपोर्टिंग रोल की तरह मॉलिक्यूल होता है, पर मेन जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है दैट इज व्हाट, दैट इज डीएनए. डीऑक्सीराइबो, अभी मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है. एंड बिकॉज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो है वो है डी से डीऑक्सी, एन से न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ए से एसिड. ठीक है, इससे ये डीएनए बना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो ये एक बायोमोलिक्यूल होता है. हमने 4 बायोमोलिक्यूल पढ़े हैं 11th में, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड. उसमें से ये एक डीएनए, एक न्यूक्लिक एसिड है. यही मॉलिक्यूलर बेसिस है इनहेरिटेंस का. इस चैप्टर का मीनिंग भी यही है कि जो इनहेरिटेंस होती है मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर जाते हैं उनका बेसिस क्या है, किसके थ्रू जा रहे हैं, डीएनए के थ्रू जा रहे हैं. पेरेंट से हमें हमारा डीएनए मिला है, उसके थ्रू जा रहे हैं. अब इस चैप्टर में और क्या है, इसमें ये बताया है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है सबसे पहले, फिर ये बताया रेप्लिकेशन कैसे होती है, फिर नेक्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस ट्रांसलेशन कैसे होती है, एंड देन लास्ट में इट इज टेलिंग कि जो हो रहा है यानी रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, क्या हम हमारे पास ये या ऑर्गेनिज्म के पास ये कंट्रोल है कि हम इसको जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकें, और अगर कर सकते हैं तो कैसे होता है वो, हाउ इज देयर जीन एक्सप्रेशन, दैट मींस कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, आरएनए इनटू प्रोटीन इज कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनिज्म. ये है इसका नेक्स्ट पार्ट जिसे बोलते हैं जीन रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. देन आफ्टर दैट ये इसके अंदर एक टॉपिक होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि ह्यूमन का कौन कौन से जो जीन है वो आपके पूरे के पूरे जीन्स ह्यूमंस में जो हैं उनको क्या किया गया है, सीक्वेंस किया गया है. लास्ट में बताया है कि ह्यूमन जीनोम की एक एप्लीकेशन भी है, दैट मींस दैट इज योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. okay, so DNA fingerprinting is the human genome sequence, one of the application. In that we can decide that whether the DNA belongs to which individual, identity of that individual we can, because DNA हर एक का क्या होता है, यूनिक होता है. This you should know. Now coming to your next topic, that is the structure of DNA. This is the next topic of this chapter. So that is structure of DNA. तो अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल सा आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो इसको, यहाँ पे भी दे रखा है ये डीएनए का स्ट्रक्चर, कुछ हम कॉपी में इस तरह से बनाते हैं. एंड अगर हम इसको वर्टिकली बनाए तो अगर हम एक स्ट्रैंड, इसे रेड वाला मैंने बनाया है, इसके ऊपर अगर मैं एक येलो स्ट्रैंड और बना दूं पैरेलल में जाता हुआ, ट्विस्ट होता हुआ केबल, तो ये मेरा डीएनए बन जाएगा, रेड एंड येलो. इसमें अगर मैं ब्लू कलर के अंदर इसके अंदर लाइंस बना दूं, एक ब्लू और एक दूसरे लाइन से दिखाऊंगी मैं, तो ब्लू बीच बीच में ब्लू लाइंस भी हैं इसमें, यानी यहाँ जो मैं लाइंस लगा रही हूँ यहाँ होते हैं नाइट्रोजन बेसिस. एट दिस प्लेसेस नाइट्रोजन बेसिस आर देयर. So I have drawn 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस. के बीच में मैंने मान लो नेक्स्ट मैंने ग्रीन रंग की और लाइन बनाई, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर और 3, और इस स्ट्रैंड में बना दिया 4. तो एटलीस्ट 1 हेलिक्स, इसको बोलते हैं कंप्लीट 1 हेलिक्स. 1 हेलिक्स में अप्रोक्सीमेटली ये इस तरह की 10 लाइन आ गई.
और इन 10 लाइनों को बोला जाता है, these 10 lines और lines are representing what? नाइट्रोजन बेसिस पेयर। नाइट्रोजन बेस के पेयर्स हैं, मतलब अंदर की तरफ नाइट्रोजन बेस के पेयर्स लगे हुए होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन बेस के एडेनिन इज पेयर्ड विद always paired with thymine. A is always pairing with thymine with double bond. Guanine is always paired with cytosine with triple bond. Guanine is pairing with cytosine triple bond. Okay, so this is given here. And जो येलो और रेड मैंने स्ट्रैंड बनाए थे सबसे पहले, वो क्या थे? They were sugar phosphate backbone. तो ये कुछ स्ट्रक्चर था डीएनए का आपका हल्का फुल्का। यहाँ जो दिखा रखा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अगर हम डीएनए को ऐसे ट्विस्ट ना बनाकर, अगर मैं 2 लाइन की तरह बना दूं सिंपल, एंड इफ आई ड्रॉ द लेडर लाइक थिंग दैट मैंने नाइट्रोजन बेस पेयर का बीच बीच में स्ट्रैंड बना दिए ऐसे, तो ये एक सीढ़ी जैसा हो गया। आपने देखा होगा ये सीढ़ी बांस की हमारे घरों में हो जाती है, कब मिल जाती है हमको। तो बीच में जो इसका स्टेप्स हैं वो हमारे किसकी तरह काम कर रहे हैं? नाइट्रोजन बेस पेयर की तरह काम कर रहे हैं। और जो 2 हमारे इसके बांस हैं बड़े बड़े, जो साइड में इसका सब बैकबोन बने हुए हैं, दे आर जस्ट शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो 2 फॉस्फेट बैकबोन होंगी, एक 5' to 3' जा रही है। अगर ऊपर वाली 5' to 3' जा रही है तो नीचे वाली उसकी एंटी पैरेलल होगी, मतलब उसके सामने नीचे की तरफ 5' होगा, दूसरी तरफ उसका 3' होगा। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ द शुगर फॉस्फेट बैकबोन इज एंटी पैरेलल नेचर। इसको भी एक नाम दिया जाएगा, एंटी पैरेलल। तो अभी तक हमने कुछ पॉइंट्स समझ ली, मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमें ये सब चीजें पता चल गई जो मैंने अभी भी बताई थी। क्या क्या है ये? यानी कि डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, इसमें 2 स्ट्रैंड है। इसमें 2 कौन से स्ट्रैंड है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट ऐसे अल्टरनेट बैकबोन चल रही है, जिसे 5' 3' माना जाता है, यानी 5' 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है ये, जो मैंने ये लाइन की तरह दिखाई है, ये मेन, ये दिस इज योर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और बीच में मैंने क्या बताया? बीच में मैंने बताए थे नाइट्रोजन बेस पेयर्स। इन द सेंटर ये नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे और ये फिक्स होते हैं। एडेनिन हमेशा किससे पेयर करेगा? थाइमिन से। और गुआनिन हमेशा किससे पेयर करेगा? साइटोसिन से। तो नाइट्रोजन बेस पेयर्स का ज्वाइन होना अंदर की तरफ होता है नाइट्रोजन बेस पेयर्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी लेंथ, एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है? ठीक है, नाइट्रोजन बेस पेयर्स में एक हेलिक्स की लेंथ होती है नियरली 34 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि 10 होते हैं इसके बीच में, तो एक पर्टिकुलर एक बेस पेयर की आपस की बीच की दूरी हो जाएगी 3.4 होता है, एंड एक बेस पेयर की आपस की बीच की दूरी हो जाएगी 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर में अलग यूनिट्स होंगी इसकी, एंगस्ट्रॉम्स में अलग होंगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि दोनों की वैल्यूज अलग है, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर्स की। Angstrom is equal to 10 raised power minus 10 and nanometers is equal to 10 raised power minus 9. ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इस वजह से इनके अंदर जो 0.1 का 1 प्लेस का डेसिमल का डिफरेंस है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। के बाद हमें एक दूसरी चीज समझनी है कि मतलब इस स्ट्रक्चर को डिस्कवर किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने इसे डिस्कवर करा, बट कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने इसके ऊपर साइंटिस्ट ने वो भी किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तभी जाके पता चल पाया कि ये सच में क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है, नहीं तो हमें पता भी नहीं चल पाता। तो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस यहाँ दी हुई हैं डीएनए से जेनेटिक मटेरियल, जिसमें पहले साइंटिस्ट कौन थे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था? देयर एक्सपेरिमेंट वाज ऑन द आरएस स्ट्रीम, मतलब उसने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है, उसके ऊपर काम किया। निमोनिया करने वाले बैक्टीरिया की 2 तरह की कॉलोनीज होती हैं, रफ और स्मूथ। रफ कॉलोनी क्या करती है? रफ कॉलोनी निमोनिया नहीं कर पाती। आर स्ट्रेन इज व्हाट? कैनॉट कॉज निमोनिया, सो आर स्ट्रेन इज एविरुलेंट, इसको बोलते हैं एविरुलेंट। इट्स नॉट कॉजिंग डिजीज, आर स्ट्रेन एविरुलेंट।
बट एस स्ट्रेन जो होता है, स्मूथ स्ट्रेन, एस स्ट्रेन इज विरुलेंट, मतलब जब इस वाले बैक्टीरिया को, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को, हम एस वाले को अगर हम माइस में डालें तो माइस को निमोनिया होता है, माइस मर जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के बारे में, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के बारे में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो याद रखना 1928 में ये किया था। एंड इसके बाद आपका अभी यहाँ पर अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन बताया कि आर से निमोनिया नहीं हो रहा था और एस से हो रहा था माइस में डालने पे। पर देखा उन्होंने, अलग बात क्या थी कि जब हम आर को क्या कर रहे थे, आर को लाइव ले रहे थे, जो कि लाइव मारने माइस में डालने से नहीं मरता था माइस। उसके साथ जब हम एस वाले हीट किल्ड को ले रहे थे, मतलब मैं अगर एस के सोल्यूशन को हीट में किल कर दूं, टेस्ट ट्यूब में हीट किल कर दूं और दोनों को मिक्स कर दूं, आर प्लस हीट किल एस, तो इससे क्या हो रहा था? इसको जब मैं इंजेक्शन करती थी इन दोनों के मिक्सचर को माइस में, तो माइस तब भी डाई होता था। तो यहाँ पर थोड़ी हमें सोचने वाली बात यह है कि क्यों मर रहा है माइस? जब आर वाला तो अकेला खुद भी एविरुलेंट है, एस वाला हीट किल के बाद भी अकेला नहीं मारता, माइस को जिंदा रखता है, मतलब उसकी भी उसकी मारने की एबिलिटी। पर ऐसा क्या हो रहा है कि इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो माइस मर जा रहा है, यानी एस की तरह काम आ रहा है, जिंदा एस की तरह काम आ रहा है। तो बाद में ये बोला गया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बोला, एक ऐसी सब्सटेंस होता है जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो हीट किल्ड एस में से निकलता है, जब हम गर्म करते हैं एस वाले बैक्टीरियाज को, उसमें से निकलता है उसका पार्ट, और ये जो आर वाले जो जिंदा वाले हैं उनके अंदर जाके जुड़ जाता है, उनके अंदर जाके उनके डीएनए में जुड़कर आर वालों को भी क्या बना देता है? एस, लाइव एस वाले सेल्स बना देता है। क्योंकि जो माइस मरे थे जब उनके खून में से निकाले बैक्टीरिया तो एस वाले मिले थे, जबकि उनमें थे ही नहीं एस वाले, फिर कैसे मिले? तो क्योंकि उनका डीएनए था। तो इससे ही पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए से होती है। एक बैक्टीरिया का जब हम सेल वॉल तोड़ देते हैं, उसे गर्म कर देते हैं, तो उसका डीएनए निकल जाता है जो दूसरे वाले में जाकर उसे चेंज कर देता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से आया, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है चेंज करना। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट। इसके बाद इसका नेचर किसी को नहीं पता था, मैं बता रही हूँ आपको डीएनए था, बट तब तक ये सिर्फ फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये बोला था कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है। अब उस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस का नेचर क्या है ये नहीं पता था, तो ये पता करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट थे, 3। कौन कौन थे? एवरी, ये सब इनके फुल वो हैं, सरनेम्स है। सरनेम्स याद करने से साइंटिस्ट के काम बनता है, सरनेम ही आते हैं पेपर में, सरनेम याद हो तो चलेगा। एवरी, ओसवाल्ड टी एवरी, मैकलिन मैक्लियोइड, और आप मैक्लियोइड याद कर लो, मैक्लियोइड इसका क्या है? सरनेम है। और मैकार्टी, मैकार्टी, ये 3 थे। एंड इन तीनों ने क्या किया? इन तीनों ने और एक्सपेरिमेंट्स किए इसी पे, आर और एस के मिक्सचर पे। आर और एक्स के मिक्सचर पे इन्होंने तरह तरह की एंजाइम्स डाली, यानी मैंने उस आर और एस के मिक्सचर को 3 टेस्ट ट्यूब में अगर बांट दिया, अब उस आर और एस के मिक्सचर में एक बार मैं डाल रही हूँ डीएनए, मतलब डीएनए ब्रेक कर रही हूँ एक एंजाइम डालकर, एक बार मैं डाल रही हूँ इसमें आरएनए ब्रेक कर रही हूँ सेकेंड वाली में, बाकी सब सेम है। एक बार मैं डाल रही हूँ प्रोटीएज, मतलब मैं इस वाले टेस्ट ट्यूब में आर और एस के मिक्सचर का प्रोटीन तोड़ रही हूँ, प्रोटीएजेस। एक में मैं डाल रही हूँ लाइपेजेस, लिपिड्स तोड़ रही हूँ। तो इन टेस्ट ट्यूब्स में आर और एस के मिक्सचर है और इनमें अलग अलग एंजाइम्स डली हुई हैं, और इसमें आर और एस के मिक्सचर भी हैं, आर तो लाइव वाले और एस जो है वो हीट किल्ड वाले। जब मैं ऐसे डाल रही हूँ और ये एंजाइम्स डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, तो क्या होता है? फिर मैं इनको माइस में डालती हूँ, इंजेक्शन करती हूँ, चारों टेस्ट ट्यूब के मिक्सचर को मैं माइस में इंजेक्ट करती हूँ। तो मैं क्या देखती हूँ कि सिर्फ पहली वाली टेस्ट ट्यूब को छोड़कर, पहली वाली टेस्ट ट्यूब में जिसमें डीएनए जली थी उसमें माइस जिंदा रहता है, अलाइव रहता है। बाकी तीनों में क्या हो जाता है? माइस मर जाता है, डेड, क्योंकि इसमें डीएनए तोड़ने वाली एंजाइम नहीं पड़ी। इसमें इस वाली में आरएनए टूटा था, इस वाली में प्रोटीन टूटा था, और इस वाली में क्या टूटा था? लिपिड्स टूटे थे। पहली वाली में डीएनए टूटा था, और डीएनए ही क्या था? जेनेटिक मटेरियल जो चेंज कर रहा था। जब हमने उस चेंज करने वाली मटेरियल को खत्म कर दिया तो माइस जिंदा रहा,
माइस मरा नहीं, उसमें एस वाले सेल्स नहीं बन पाए। आई होप इट इज क्लियर। तो इसको बोलते हैं एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट। तो ये बायोकेमिकल नेचर पता करना कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर क्या, वो था। देन थर्ड होता है मार्था और चेस का एक्सपेरिमेंट, जो कि आपका बैक्टीरियोफेजेस के ऊपर होता है। देन ये आपके सामने जो है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो अगर डीएनए में मेरा 3' to 5' 5' to 3' ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इट इज ऊपर वाला स्ट्रैंड इज 5' 3'। एंड मैंने एक और डीएनए का स्ट्रैंड बनाया इसके सामने जो एंटी पैरेलल होगा, आपको पता ही है। नेक्स्ट स्ट्रैंड इज व्हाट, एंटी पैरेलल। इट इज 3' to 5' के सामने कौन सा स्ट्रैंड आ गया, 3' to 5'। तो अपोजिट लग गई। अब इसमें अब बनाएंगे, हमें बनाना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम, मतलब ऐसे ही डीएनए का पार्ट जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है। तो ये डीएनए का ही पार्ट है, इसमें 2 स्ट्रैंड जुड़े हुए हैं जिसके बीच बीच में क्या नाइट्रोजन बेसिस लगी रहती हैं। तो ये पूरा नाइट्रोजन बेसिस यहाँ लगी हुई है। नाइट्रोजन बेस लगने के बाद मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट में और भी चीजें चाहिए, मतलब मुझे कुछ ऐसे भी रीजन्स चाहिए जो और नामों से जाने जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में एक पोर्शन जो 5' एंड पे रहेगा, ऊपर वाले स्ट्रैंड में जहां दिख रहे हो 5' एंड की तरफ, यानी अपस्ट्रीम रहेगा। ऐसे रीजन को जो अपस्ट्रीम रहता है 5' तरफ रहता है, उसको कौन सा रीजन बोलते हैं, अपस्ट्रीम रीजन्स आर कॉल्ड प्रमोटर रीजन्स। क्योंकि ये यहाँ पर कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जहां पर आकर आपकी ट्रांसक्रिप्शन करने वाली एंजाइम्स आकर स्पेशली अटैच होती है और यहाँ पर खोलना शुरू करती है इसको, या फिर यहाँ पर ऐसे फैक्टर्स को जोड़ना शुरू करती है जो ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ पर शुरू कर दे, ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट कर दे। So here the transcription actually the RNA polymerase actually starts attached and starts to transcribe the thing. Okay, so if I make RNA polymerase like blue color से, तो यहाँ पर आके RNA polymerase नाम की एंजाइम यहाँ जुड़ जाएगी। जो रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होती है उस रीजन को बोलते हैं प्रमोटर रीजन। अब सेकंड बात आती है, प्रमोटर में अटैच तो हो गई और उसके पास एक ग्रीन कलर का मैं फैक्टर बना रही हूँ, ये भी जुड़ता है स्टार्टिंग के वक्त। ये क्या होता है, सिग्मा फैक्टर। इसको सिग्मा फैक्टर बोलते हैं, SIGMA, सिग्मा साइन से भी से दिखाते हैं। सिग्मा फैक्टर एक इनिशिएशन फैक्टर है, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन कराता है, इनिशिएशन। इनिशिएशन हो जाती है। नाउ इसके बाद हमारा आ जाता है स्ट्रक्चरल जीन, सेकंड पार्ट हमारा जो बीच में आता है, फिर जो मेन जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है, जिससे mRNA बनना है। आप नीचे भी डायग्राम देख सकते हो, मैं डायग्राम बना रही थी, वही डायग्राम यहाँ देख सकते हो। यहाँ स्ट्रक्चरल जीन के अंदर आपका दिखा रखा है कि स्ट्रक्चरल जीन में किस तरीके से, कैन यू सी दिस डायग्राम, दिस इज द डायग्राम। सिग्मा फैक्टर इज शोन, RNA पॉलीमरेज इज शोन, एंड सेकेंड पॉइंट इलोंगेशन के वक्त कैसे स्ट्रक्चरल जीन के अंदर वो ऊपर होता जा रहा है डीएनए और आरएनए बन के निकलता जा रहा है। देन टर्मिनेटर रीजन पे जैसे ही पहुंचेगी आरएनए पॉलीमरेज, देन वन मोर फैक्टर विल जॉइन कॉल्ड रोबो फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ 3 डीएनए के डायग्राम दिख रहे हैं, सीक्वेंस स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस। पहला स्टेप आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर से जुड़ना और इनका प्रमोटर पे जुड़ना, यू कैन सी प्रमोटर रीजन दिख रहा है आपको। एंड देन सेकेंड स्टेप इलोंगेशन होना, मतलब आरएनए पॉलीमरेज का बीच में से बबल के अंदर से ओपन होके हेलिक्स को और फिर आरएनए बनाते जाना। थर्ड पॉइंट टर्मिनेशन रीजन पे आकर आरएनए पॉलीमरेज का रो फैक्टर से जुड़ना और रिमूव हो जाना। ओके, तो दिस इज द रीजन लोकेटेड टुवर्ड 3' एंड द डाउनस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज डिफाइन द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए के एंड को
अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन, फंक्शनल यूनिट है डीएनए की इनहेरिटेंस की जीन। जीन को कैसे डिफाइन करते हैं? वी कैन डिफाइन जीन बाय द gene is a functional unit of DNA. You can define gene that gene is a functional unit of DNA. And what is the difference between gene and the cistron? The cistron, it is the only gene that DNA sequence that codes for polypeptide through mRNA formation, and it is two types. तो ये वही सिस्ट्रॉन है जो ऐसा डीएनए का सीक्वेंस है जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन चेन के लिए कोड करता है mRNA के थ्रू। एंड दो तरीके की होती हैं ये ऑर्गेनिज्म में, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक। हम क्लियर करते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या है और किसमें पाई जाती हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक आपको इजी है रिमेंबर करना, पॉलीसिस्ट्रॉनिक पी से शुरू हो रहा है तो प्रोकैरियोट्स में। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ जीन्स जिसमें एक ही सेगमेंट में कई सारी सिस्ट्रॉन्स हो। सिस्ट्रॉन्स मतलब वो सेगमेंट अभी बताया ना हमने, कोडिंग यूनिट जो एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करते हैं उसे सिस्ट्रॉन बोलते हैं। फंक्शन इनहेरिटेंस, एमआरएनए कोडिंग और प्रोटीन कोडिंग। पॉलीसिस्ट्रॉन मतलब बहुत सारे प्रोटीन्स बना पा रही है। एक ऐसा डीएनए का पार्ट है जिसका इतना पार्ट, यानी कि मान लो इसमें पहले एक प्रोटीन बनाया, नेक्स्ट वाले पार्ट में दूसरा प्रोटीन बनाया वाई जेड, और उसके अगले पार्ट में ए बनाया, अलग अलग एंजाइम बना दी, 3 एंजाइम्स। तो ऐसी जीन्स किसमें मिलती हैं? प्रोकैरियोट्स में मिलती है, बैक्टीरियाज में मिलती हैं। तो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन हो गई जिसमें एक डीएनए बहुत सारी जीन बना सकता है, डीएनए का पार्ट बहुत सारी जीन बना सकता है। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखें यूकैरियोटिक की जीन्स, यूकैरियोटिक के जीन्स में एक ही एंजाइम के लिए जो कोड हैं वो होते हैं, बट वो क्या होते हैं? स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट मतलब वो बिखरे हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट में अगर एक्सॉन पार्ट है, एक्सॉन मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस, एक्सॉन, देन उसके जस्ट बाद एक इंट्रॉन आएगा मतलब इंटरफेयरिंग सीक्वेंस। ये इसका कोई मतलब रोल नहीं होता है एमआरएनए में, इंट्रॉन कहलाता है। देन अगेन एक्सॉन 2 आएगी, एक्सॉन 1 पहले आ चुकी थी, एक्सॉन 2 आएगी, एक्सॉन 2 नंबर की एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन। तो ऐसे मतलब ये सीक्वेंस चलता रहता है। इस तरह की जीन्स को, जिसमें जीन्स टूट के होती हैं डीएनए में लगी हुई, उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? और वो सारी मिलकर एक ही प्रोटीन बनाने की जीन है। मेन यहाँ पर है, स्प्लिट है वो तो है उसका एक कारण, बट नेम रखने का कारण क्या है, मोनोसिस्ट्रॉन कहने का कारण क्या है? बिकॉज वो पूरी की पूरी जीन के जितने भी एक्सॉन है मिलकर क्या बनाएंगे? एक प्रोटीन बनाएंगे, सिंगल पॉलीपेप्टाइड, 3-4 नहीं बनाएंगे जैसे यहाँ पर जेड वाई, ये तीनों अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे। पर मोनोसिस्ट्रॉनिक मिलती भी कहाँ है? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स कौन से सेल्स हैं? जिनके अंदर डीएनए ट्रू होता है, जैसे हमारे सेल्स, ठीक है, एनिमल्स के सेल्स, प्लांट्स के सेल्स, हायर सेल्स, तो वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें सब में मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ we'll see what is the next topic. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दिया हुआ है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में is the technique, is the application of genome में ह्यूमन जीनोम किया, तो उससे हमें पता चला ह्यूमन जीनोम में कौन से क्रोमोसोम पे कितनी जीन है, कहाँ पे क्या सीक्वेंस है। तो उससे मैंने क्या करा, हर इंसान का एक फिंगरप्रिंट बना सकते हैं। जैसे हमारी उंगलियों के जो निशान होते हैं वो क्या होते हैं? अंगूठे का निशान क्यों लगवाते हैं? बिकॉज थंबप्रिंट इज यूनिक फॉर एवरीवन। तो ऐसा ही हमारा सेम डीएनए का हिसाब है कि डीएनए इज आल्सो यूनिक फॉर एवरीवन, बिकॉज सबके जो पेरेंट है वो क्या है? डिफरेंट है, डीएनए अलग तरीके से इनहेरिट किया, इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का बेसिस यही है, बट इसमें जो स्पेसिफिक तरीके का सीक्वेंस ढूंढा जाता है उसको बोला जाता है VNTR। VNTR is a specific sequence which is hit, which is our target to see, and it is a method of identifying, यहाँ लिखा हुआ है, persons on the basis of DNA specificity due to the repeated DNA sequence called variable tandem repeats.
वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट VNTR, जो कि सैटेलाइट रीजन में होते हैं, यानी जिन्हें मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं, विच इज उनकी लेंथ क्या है 11 to 60 बेस पेयर्स, छोटे सीक्वेंस है बट इनका नंबर क्या है रिपीट हो रहा है। आपके क्रोमोसोम में हो सकता है क्रोमोसोम नंबर 1 पे 10 बार रिपीट हो, मेरे में ही है 12 बार रिपीट हो, किसी और में ये 20 बार रिपीट हो, तो इनका वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स होता है, मतलब इनके रिपीट्स का नंबर क्या होता है वेरिएबल होता है। आई होप इट इज क्लियर। एंड ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये VNTRs किसी भी हर क्रोमोसोम में पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट, इनके दोनों दाएं और बाएं लेफ्ट और राइट तरफ इनके क्या होंगी रेस्ट्रिक्शन साइट होंगी, जहां पे कट प्रोड्यूस हो सकते हैं। दोनों तरफ इनके कट प्रोड्यूस करने वाली एंजाइम्स के सीक्वेंस होते हैं, तो इसीलिए VNTRs क्या अलग हो जाती हैं, दोनों तरफ से अपोजिट कट लगते हैं। कोई भी एंजाइम हमने डाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो वो इस डीएनए कंप्लीट डीएनए के धागे को क्या कर देगी, तोड़ देगी, बीच में जहां जहां VNTR है वहां वहां तोड़ देगी, और हमें ऐसे टुकड़े मिल जाएंगे जो VNTRs के बॉर्डर्स, जिनके VNTRs बॉर्डर्स, जिनके बीच में तो VNTR होंगे और बॉर्डर पे रेस्ट्रिक्शन साइट्स, मतलब एंजाइम्स ने कट करनी, और हर एक क्रोमोसोम में अलग अलग नंबर में ये हमें रिपीट्स का नंबर मिलेगा, अलग अलग क्रोमोसोम में अलग अलग। इसी से हम क्या बना देंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट बनाते हैं। अब इसके स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स दे रखे हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, डीएनए को निकालना पड़ेगा, जो भी हमें सैंपल मिला है उस सैंपल से, चाहे हमारा स्किन सेल हो, हेयर का रूट हो, चाहे हमारी कोई भी बॉडी के किसी भी पार्ट से हमें कुछ मिला, उससे हमारा क्या बन जाता है, सैंपल बन जाता है, सेल्स होनी चाहिए। देन सेपरेट करेंगे डीएनए के, पहले तो उसको पहले डाइजेस्ट करेंगे, उस वाले सैंपल में टेस्ट ट्यूब में हम लोग एंजाइम डालेंगे जो कि डीएनए को कट करने वाली एंजाइम्स हैं। उसके बाद हम उसको कटिंग फ्रेगमेंट्स को ब्लॉटिंग पे, नहीं उससे ब्लॉटिंग से पहले हम उसे जेल पे रन करवाएं। तो हमने पहले 3 स्टेप्स अभी जान लिए। हमें मान लो सैंपल मिला टेस्ट ट्यूब में, तो इस सैंपल में डीएनए के सैंपल में हमने क्या डाल दिया, एंजाइम डाल दिए। तो ये डीएनए का सैंपल है ब्लू कलर का, इसमें मैंने क्या डाल दिया है, ग्रीन कलर की एक एंजाइम डाल दी है, ये मैंने एंजाइम डाल दी, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन दोनों का रिएक्शन होगा, ये कट प्रोड्यूस कर देगी, तो आरई यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए पे कट प्रोड्यूस कर दी है, ठीक है। एंड उसके बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने टूटी हुई फ्रेगमेंट्स को डीएनए की अलग करनी है, सेपरेट करने के लिए मुझे इन्हें जेल पे रन करवाना पड़ेगा। तो मैंने एक जेल अगार अगार का जेल बनाया, जेल जैसी चीज बनाई। जेल आपने देखा ही होगा, जब जैम खाते हो, जैम भी एक जेल जैसा, जेली जैसा एग्जाम्पल है। तो ये येलो कलर का मैंने अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स में, यहाँ पे पूरी तरफ जेल है, तो इस जेल में क्या होता है, पोर्स होते हैं, बहुत महीन महीन से छेद है। अब मैं अगर इस जेल में अपनी ये फ्रेगमेंट्स को, जो भी डीएनए टूटे हैं उनको अगर मैं यहाँ भर देती हूँ किसी गड्ढों में, पहले गड्ढे करूंगी यहाँ पर, ऐसे ही किया जाता है, इस पूरे मेथड को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े से पोर्स, बड़े पोर्स बनाकर उसके अंदर डीएनए डाल दिया जाता है। मैंने वेल्स को, इनको बोलते हैं वेल्स, गड्ढे नहीं वेल्स, हिंदी में तो कुआं बोलते हैं बट कुआं नहीं है, बहुत छोटे छोटे से गैप है जिसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। और उस डीएनए को अब मैं क्या करा रही हूँ, बिजली, मतलब मैं इस पे इलेक्ट्रिसिटी लगा दे रही हूँ। दोनों तरफ जेल की ट्रे होती है, उस जेल की ट्रे में तार लगाने की भी वो होती है, एक पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। तो मैं जब डीएनए को जोड़ देती हूँ यहाँ पास सामने नेगेटिव पे, और डीएनए खुद भी नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को पॉजिटिव की तरफ नेचुरली मूव करता है। इस मेथड को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। डीएनए अपने आप को मूव कर रहा है, तो बड़े बड़े फ्रेगमेंट पीछे रह गए दौड़ में, तो पीछे की तरफ रहेंगे, और जो छोटे फ्रेगमेंट है वो क्या है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे आगे कौन पहुंचेगा, सबसे छोटा है, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। इस तरह से जो फ्रेगमेंट्स काटे हुए होते हैं मैंने, वो जेल में पूरे रन हो जाते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाता है, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस पूरे मेथड को क्या बोला, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये क्या हुआ, मूव हुआ। फोरेसिस मतलब मूव करना, मूव कर लिया, क्योंकि जेल बहुत डेलिकेट होता है। तो मुझे अब इसको जेल से किस पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, आई हैव टू ट्रांसफर इट ऑन द नायलॉन मेम्ब्रेन। नायलॉन की एक मेम्ब्रेन होती है, पतली सी शीट होती है, उस पर मैं इसको ट्रांसफर कर लेती हूँ। मान लो मेरी पिंक कलर की नायलॉन की मेम्ब्रेन है, ये सारे के सारे जेल के जो पीसेस थे
वो मेरे इसके ऊपर आ गए ब्लू कलर के डीएनए फ्रेगमेंट, बड़े बड़े ऊपर, उससे छोटे नीचे, फिर और छोटे, फिर और छोटे, सबसे नीचे सबसे छोटे, छोटे छोटे 2-3 फ्रेगमेंट जिनकी लेंथ है। अब मैंने क्या कर लिया, इसे नायलॉन, पिंक वाली नायलॉन मेम्ब्रेन है उस पर ही मैंने ट्रांसफर कर चुकी हूँ, ताकि ये डेलिकेट नहीं होती, थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए करना पड़ता है। इसी स्टेप को बोलते हैं ब्लॉटिंग। ट्रांसफरिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द नायलॉन शीट इज नोन एज नाइट्रोसेलुलोज, इज नोन एज ब्लॉटिंग। जो उधर जेल थे, दोनों को पानी में रखा, दोनों को थोड़ा प्रेस किया, एक से दूसरे पे आ जाएगी, जेल तो टूट जाएगा, उसके सारी फ्रेगमेंट किधर चिपक जाएंगी, नायलॉन में चिपक जाएंगी। अब इससे क्या हो जाएगा, अब क्या करोगे, अब इसको प्रोब्स, प्रोब्स होते हैं इन्हीं VNTRs के अपोजिट सीक्वेंसेस, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। तो मैम प्रोब्स डाल दिए इसमें, बहुत सारे प्रोब्स डाल दिए, इधर उधर इधर उधर रैंडमली प्रोब्स डले हुए हैं पूरे पे, पानी में मैंने प्रोब्स डाल दिए। तो जहां जहां पे जो भी मतलब इसका वो पाएगा, अपना अपोजिट सीक्वेंस पाएगा, वहां जाके प्रोब चिपक जाए, इट विल अटैच देयर। इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कर ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इन्होंने आपस में क्या कर लिया, प्रोब और VNTR में, उस पर्सन के पर्टिकुलर VNTR ने पर्टिकुलर बाइंडिंग शो कर दी, पर्टिकुलर जगह पे जाके बाइंडिंग शो कर दी, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब मैं इसको एक ऐसे चेम्बर में ले जाऊंगी जहां पर ये यूवी लाइट से एक्सपोज करना पड़ेगा। तो इट विल बी एक्सपोज टू यूवी लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट में पहुंचाने का तरीका ये है, क्यों रीजन है, क्योंकि इसमें मैंने ब्लू कलर का डीएनए इसीलिए, ब्लू नहीं होता डीएनए, ट्रांसपेरेंट ही होता है, बट ब्लू मैंने डाई डाली होती है, जिसे बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, जो ब्लू कलर की होती है। तो इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए को स्टेन करती है, कलर करती है, ETBR इसे बोलते हैं, केमिकल का नाम है ये। अब ETBR से स्टेन हुआ है, ब्लू दिखता है, पर इसका एक इंपॉर्टेंस है, जब मैं इसे यूवी से एक्सपोज करती हूँ तो ये ऑरेंज दिखता है। जहां जहां पर प्रोब मेरे जुड़े हुए होंगे, जहां जहां पर मेरा डीएनए होगा, वहां वहां पर ऑरेंज बैंड, मुझे उतने बड़े बड़े ऑरेंज बैंड दिखेंगे, उतने सेगमेंट। इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंट बनके रेडी हो जाता है। अब मैं इस डीएनए फिंगरप्रिंट को किसी से मैच करूंगी तो ये उसी से मैच करेगा जिसका ये डीएनए है। इस तरीके से हम पर्टिकुलर पर्सन की यूनिक आइडेंटिटी निकाल सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। लास्ट स्टेप होता है ऑटो रेडियोग्राफी, जो कि यूवी रेज में इथिडियम ब्रोमाइड से बैंड पैटर्न को जानना होता है। ठीक है, तो दिस इज योर ऑटो रेडियोग्राफ। विद दिस आई विल एंड द वीडियो, because I hope you are clear with these topics, whatever I have told in the chapter 6 molecular basis of inheritance. I will be making new video on another topic, that is chapter 5 of genetics. For now, thank you everyone for listening.